हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी में अपने हम तक सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम अपना पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 पढ़ेंगे हम, जिसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है, यानी 5 to 11 आर्टिकल हैं इसमें। इन सभी आर्टिकलों को हम अच्छी तरह से आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर निश्चित रूप से किया कीजिए। ये हमारे कुछ सोशल अकाउंट हैं, आप इसमें जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है, टेलीग्राम पर निश्चित रूप से जुड़े ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिलता रहे। तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमें जहाँ तक याद है, हम सिटीजनशिप पढ़ रहे थे, पार्ट 2 पढ़ रहे थे। ये रहा हमारा सिटीजनशिप, ये हम पढ़ रहे थे। इसमें आर्टिकल जो आता है, आर्टिकल वो आता है 5 से लेकर 11 तक। 5 से और 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये जो कुल 7 आर्टिकल हैं, ये आते हैं इसके अंतर्गत। इसमें से आर्टिकल 5 संक्षिप्त डिस्कस हम इससे पहले भी किए थे, उसी को एक बार और हम रिवाइज कर रहे हैं। आर्टिकल 5 में संविधान के आधार पर नागरिकता को, भारतीयों या जो भी हैं उन्हें नागरिकता देने का जो भी प्रोसेस होगा वो हमारा संविधान के आधार पे होगा, ये बताया गया है। आर्टिकल 6 में हमें बताया गया है कि जो पाकिस्तान से भारत आए, डिवीज़न हुआ, डिवीज़न होने के बाद बहुत लोग इस तरफ से उस तरफ गए, उस तरफ से इस तरफ आए, तो जो पाकिस्तान से भारत आए उनके सिटीजनशिप के बारे में हमें आर्टिकल 6 में बताया गया है। आर्टिकल 7 कहा जाता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान को चले गए और बाद में वापस आए, उनके सिटीजनशिप के बारे में हमें आर्टिकल 7 बताता है। आर्टिकल 1 बताता है हमें कि भारत के बाहर रहने वाले जो भी भारतीय हैं उनके सिटीजनशिप के बारे में। और आर्टिकल 9 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति के पास भारतीय सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप है, और वो किसी और देश का सिटीजनशिप धारण करता है, लेता है, तो उसका जो हमारा सिटीजनशिप, जो इंडियन सिटीजनशिप है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। ये आर्टिकल हमें 9 बताता है। आर्टिकल 10 हमारा कहता है नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। अर्थात जो भी हमें नागरिकता देने का अधिकार है ना, वो सिर्फ हमारे पास है, उसका सब कुछ हम ही करेंगे। संसद द्वारा, ये आपका फंडामेंटल राइट में भी आता है, संसद द्वारा जो 11th है आर्टिकल, वो है हमारा कि संसद द्वारा नागरिकता के आधार पर विधि द्वारा विनियम किया जाना। अगर संसद चाहे तो कानून बना के इसमें कुछ फेरबदल भी कर सकता है, पर संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुसार ही संसद को फेरबदल करने का अधिकार प्राप्त है। तो आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और इसी का हम विस्तारित रूप अब जानेंगे। देखिए,
भारत में नागरिकता के संबंध में भारत में नागरिकता के संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ये हम आपको पहले ही बता चुके। जो हमारा सिटीजनशिप है, जो हमारा सिटीजनशिप है, ये हमारा है 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल है, ये हमारा सिटीजनशिप में है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। हम आपको बता ही चुके 11 जो है, इससे संसद को पावर दिया गया है कि वो विधि बना के नागरिकता के संबंध किसी भी तरह का कानून बना सकते हैं। इसी की अनुपालन में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। जो उस समय में कानून बना था पहला, वो इसी के अनुरूप बना था, और अभी भी अगर बनाना हो कानून तो वो इसी के अनुरूप बनाना होगा, आर्टिकल 11 के अनुरूप। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाग 2 सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार की बात करता है। ये 5 बिंदु हैं। अगर ये 5 बिंदु में से कोई भी आप एक फॉलो कर रहे हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। कहने का मतलब यही है। जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीयकरण, भूमि के अर्जन। अब इन सबको हम एक एक कर आपको छोटा नोट बताते हैं। जन्म, अगर आपका जन्म भारत में इंडिया में हुआ है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। सेकंड, अगर आपके दादा परदादा पापा या उससे भी पहले अगर वो इंडिया के थे तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। पंजीकरण से ये प्रोसेस होता है कागजी, आप अप्लाई करेंगे तो आपका कुछ वहाँ कैटेगरिया होता है, आपको इंडिया में रह के 10 साल या 7 साल कुछ कैटेगरिया बना होता है, फॉलो कीजिएगा तो आपको पंजीयन से मिल जाएगा सिटीजनशिप। थर्ड, देशीयकरण। अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपको अपने आप ही सिटीजनशिप मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भूमि के अर्जन द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा में है आप रह रहे हैं बहुत दिन से और आपने भूमि खरीदा हमारे यहाँ तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। पहले आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भूमि नहीं खरीद सकते थे, अब वहाँ पर भी खरीद सकते हैं। आइए अब हमने वही, इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बाय बर्थ, बाय डिस्टेंस, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एक्वाइजेशन ऑफ लैंड। ये हमारे पीएम का स्टेटमेंट है। ये जो अमेंडमेंट हुआ था इस पे विवाद भी बहुत हुआ था। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इट अमेंडमेंट द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2020। इसकी एक छोटी सी हम कहानी बताता हूँ आपको। इस अमेंडमेंट में था क्या? इस अमेंडमेंट जो हुआ था, ये जो संशोधन हुआ था, इसमें था ये 1955 को संशोधन करके 2019 लाया गया था। इसमें था कि जो भी 2013 से पहले जो भी सिटीजन पाकिस्तान से,
बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से भारत आ चुके हैं, उनको ये सिटीजनशिप देंगे। पर कंडीशन था, और जो सबसे खतरनाक कंडीशन था और जिस पे सबसे ज़्यादा विवाद हुआ वो यही था कि उनमें मुस्लिम नहीं होगा। मुस्लिम को इन्होंने छांट दिया। हिंदू, सिख, जैन, ईसाई सभी होंगे, पर मुस्लिम नहीं होंगे उसके अंदर। और इस पे ही विवाद हुआ था कि अगर आप दे रहे हैं तो सभी को दीजिए, नहीं तो किसी को नहीं दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे मुस्लिम को प्रताड़ना नहीं आती या हमारे मुसलमान वहाँ जाके नहीं रहते। इसी कारण से इस पे बहुत विवाद भी हुआ था। अंततः यह पारित हो गया और इसी रूप में पारित हुआ कि मुस्लिम को छोड़ के बाकी सभी को दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, ये उनका स्टेटमेंट है, ये आपके लिए कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है इस बारे में जानते हैं, क्या सब इसमें है, एक एक करके हम इसमें जानते हैं। इसी अधिनियम में नागरिकता के अंत के संबंध में प्रावधान किया गया है। किसी व्यक्ति से नागरिकता उन 3 आधारों पर छीना जा सकता है। अगर नागरिकता देने के संबंध में बात किया गया है तो नागरिकता लेने के भी संबंध में इसी में बात किया गया है। और वे 3 मुख्य बिंदुएं हैं जिनके आधार पे किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है। फर्स्ट है ये, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर कोई इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिक अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसका भारतीय नागरिकता रद्द हो जाता है। सेकंड है, नागरिकता का परित्याग करने पर, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ही अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो गवर्नमेंट उसकी नागरिकता रद्द कर देती है। और थर्ड है, सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कि माने आप पे या किसी पे देशद्रोह का केस है, तो सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता रद्द कर सकती है। कोई आतंकवादी बन गया, टेररिस्ट हो गया, तो उसकी नागरिकता रद्द कर सकती है। ये पावर कुछ खास केसों में सरकार के पास होती है कि वो किसी खास मौके पे, किसी खास इशू पर किसी की नागरिकता को रद्द कर सकता है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्न आधारों पर, इसे थोड़ा जूम हम करते हैं जिससे कारण आपको देखने में बने। निम्न आधारों पर सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। संविधान के प्रति अनिष्टता का प्रदर्शन, वो जो अंतिम केस था ना, जो कुछ कंडीशन में सरकार अपने तरफ से नागरिकता को रद्द कर देती है, वो कंडीशन क्या सब है वो देखिए। पहला है कि संविधान के प्रति अनिष्टता का प्रदर्शन, अगर वो व्यक्ति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के प्रति असंवैधानशील होता है, अनिष्टता का प्रदर्शन करता है, तो उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है। युद्ध काल में शत्रु की सहायता, अगर आप गद्दार हो गए, युद्ध काल में दुश्मन देश से जाकर मिल गए, उन्हें अपना इन्फॉर्मेशन दिए, तो आपकी नागरिकता को सरकार तत्काल ही रद्द कर सकती है। अवैध तरीके से नागरिकता का अर्जन, हमारे यहाँ यह भी पहले चलता था, अब चूँकि बहुत सी ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है तो उतना चलता नहीं है, लेकिन पहले एक एक आदमी के पास 2-2 नागरिकता होती थी और वो जो है इसे 2 तरह से सरकार से लाभ लेता था। ऐसे बहुत सारे अवैध नागरिकता भी बने होते थे। अगर आपका अवैध नागरिकता है, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपको नागरिकता दे दी गई है, तो आपका नागरिकता रद्द हो जाएगा। पंजीकरण अथवा देशीयकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा न्यूनतम 2 वर्ष की सजा। अब देखिए,
यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने पंजीकृत हुए इंडियन सिटीजनशिप के लिए, और उस पंजीकृत होने के 5 ईयर बाद तक, इसके बीच पीरियड में जब आप पंजीकृत हुए और उसके 5 ईयर तक, अगर इसके बीच पीरियड में अगर किसी देश ने आपको न्यूनतम 2 वर्षों की 2 ईयर की अगर आपको सज़ा दे दी तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी इंडिया का। सज़ा किसी और देश ने दिया है पर नागरिकता आपकी रद्द हो जाएगी। छठा पॉइंट है लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहने पर। ये पॉइंट भी आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप लगातार इस बीच में कभी इंडिया आए ही नहीं और 7 वर्षों तक आप विदेश में ही रह गए, तो भी सरकार चाहे तो आपकी नागरिकता को रद्द कर सकती है। अगर सरकार नहीं चाहे तो रख भी सकती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये सरकार पे डिपेंड है कि वो चाहे तो आपकी नागरिकता को रद्द कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती। इसलिए देखते होंगे कि अगर जो आदमी विदेश में भी रहते हैं, अगर उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो वो साल में एक बार या 2 साल में तो निश्चित रूप से एक बार आते हैं, या साल में भी एक बार आने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनका गवर्नमेंट के पास उनको ये इन्फॉर्मेशन हो जाए कि हाँ कम से कम साल में तो एक बार आया, जिससे उसकी नागरिकता बनी रहती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ अनुच्छेद हैं। ये जो अभी तक हमने बात की आपका ये अब इस कुछ अनुच्छेद को हम देखते हैं। ये हम आपको पहले ही बता दिए, अगर इसका संक्षिप्त में एक बार और बताएंगे तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 20 और 30, ये जो 5 आर्टिकल्स हैं, 5 अनुच्छेद हैं, ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं। ये फंडामेंटल राइट है, FR है। इसके अंतर्गत आने वाली सुविधाएं किसी विदेशी नागरिक तो नहीं मिलेगा। अगर वो इंडियन सिटीजनशिप लेता है तो भी उसे नहीं मिलेगा, अगर वो पहले विदेशी था तो। बस इतना ही है इसमें आपके लिए जानना। आप देख सकते हैं कि 15 में क्या है, धर्म, वंश, मूल, जाति या लिंग के आस्था के आधार पे आपको कहूँ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार होगा। 19 में है वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचारण, इस सभी की आपको आज़ादी दी गई है। और 19-20 में है आपका शिक्षा और संस्कृति से संबंध में पूरी तरह से आज़ादी अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब हम अपना फंडामेंटल राइट जो पढ़ रहे थे उसका एक एक करके पूरा विस्तृत जानकारियाँ हम लेंगे। फंडामेंटल राइट में आपको कम से कम 3 क्लास लगेगा। अगर आज का क्लास को हम फर्स्ट मान भी लें तो भी 2 से 3 क्लास और आपको फंडामेंटल राइट में लगेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानने को है। एक एक आर्टिकल अपने आप में खास है और उसकी विस्तृत जानकारी आपको दिया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 3 अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, भाग 3, जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में है, मूल अधिकार संबंधित प्रावधान है। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से अर्थात USA से लिया गया है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है ये USA से लिया गया है। ये जो फंडामेंटल राइट है ये USA से हमने एडॉप्ट किया है। इनमें जो है संशोधन हो सकता है। राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है कि स्थिति में अनुच्छेद 369 के तहत राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबन करने की शक्ति नहीं है। कहने का मतलब क्या है ये अब हम आपको समझाते हैं। हम आपको पहले ही बोले इसमें बहुत कुछ जानने को है।
इसमें संशोधन का अधिकार संसद के पास है, पर आप पूरा का पूरा जो फंडामेंटल राइट है ना, उसे आप संशोधित नहीं कर सकते। उसमें कुछ बिंदुओं को आप संशोधित निश्चित रूप से कर सकते हैं। आपातकाल के समय, आपातकाल का आर्टिकल क्या है ये भी आप जान लीजिए, 352 जो आपातकाल का आर्टिकल है, इसमें आपातकाल की पूरी जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति किस तरह से कैसे आपातकाल की घोषणा कर सकता है, क्या पावर है, ये सब के बारे में दिया गया। आपातकाल के समय में अगर राष्ट्रपति चाहे तो आपातकाल 352 से लगा सकते हैं, और 359 के तहत वो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। पर फंडामेंटल राइट को निश्चित रूप से वो सस्पेंड कर सकते हैं, पर इस सस्पेंड में वो 20 और 21 ये जो दो आर्टिकल है, इन्हें किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, चाहे आपातकाल ही क्यों ना हो। 20 और 21 को किसी भी हालत में नहीं हटाया जा सकता है। बाकी सभी को सस्पेंड किया जा सकता है, तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जा सकता है आपातकाल के समय में, पर 20 और 21 आर्टिकल को आपातकाल के भी समय में किसी भी प्रकार से हानि नहीं होगी। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बाकी सभी फंडामेंटल राइट, सभी अधिकारों को आपको सस्पेंड किया जा सकता है आपातकाल के समय में। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं। इसमें आगे हम जानते हैं मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था ना, पहला जो 1950 में जो संविधान लागू हुआ था, इसमें हमारे पास कुल 7 फंडामेंटल राइट थे, मौलिक अधिकार थे। पर 44 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1979 को, 1979 को जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत संपत्ति का अधिकार को, प्रॉपर्टी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में हमारे पास सिर्फ 6 चीज़ों पे फंडामेंटल राइट प्राप्त है। प्रॉपर्टी का अधिकार पहले था, पर वो था 1979 से पहले, 1979 से पहले था वो, लेकिन 44वें संशोधन के वक्त उसे हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और इसे हटा के, फंडामेंटल राइट से हटा के अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19A को मौलिक अधिकार की सूची से हटा के इसे संविधान के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। ये अब सिर्फ एक लीगल राइट है, न कि फंडामेंटल राइट। संपत्ति का अधिकार सिर्फ आपका एक कानूनी अधिकार है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आप निश्चित रूप से केस कर सकते हैं, पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में केस नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीधे आप उसी चीज़ का केस कर सकते हैं जो आपके फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ, नहीं तो आपको एक एक पद ऊपर चल के, एक एक सीढ़ी ऊपर चल के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना होता है। पहले आप लोअर कोर्ट में कीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर स्टेट कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में होता है, अगर आपके पास सिर्फ उसका कानूनी राइट है तो। अगर फंडामेंटल राइट है तो आप सीधे उसका जो प्रोसेस है वो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में से किसी भी एक में कर सकते हैं, आपको ये पावर दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हम फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें आगे की कड़ी है कि भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं। हमारे जो नागरिक हैं, हम लोग जब हैं, हम लोगों को
कुछ मूल अधिकार प्राप्त हैं, और ये मूल अधिकार क्या है ये देखते हैं। समता या समानता का अधिकार, यह अधिकार प्राप्त है हमें 14 से 18, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच हमें समता या समानता का अधिकार जिसे हम कहते हैं यह प्राप्त है। इसके अनुसार लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी अवसर जो भी गवर्नमेंट का स्कीम होगा उसमें हमें समान अवसर दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक की कहानी है। इसकी विस्तृत जानकारियाँ भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे। सेकंड है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो अधिकार है ये हमें अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक का है। अनुच्छेद 19 से 22 तक का जो अधिकार है वो हमें स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। ये इसके अंतर्गत आप किसी भी स्थान पे जा सकते हैं, रह सकते हैं, वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। इसकी पूरी आपको स्वतंत्रता दी गई है। ये आपका 19 से 22 तक के आर्टिकल है स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, 23 और 24 ये दो आर्टिकल में आपको शोषण से विरुद्ध अधिकार के बारे में पूरी तरह से बताया गया है। विस्तृत जानकारियां दी गई है शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए। फोर्थ है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको 25 से लेकर 28 तक के आर्टिकल में दिया गया है। 25, 26, 27, 28 कुल 4 आर्टिकलों में आपको पूरा धार्मिक क्या सब आपके अधिकार हैं इस बारे में दिया गया है। आपको पूरी आज़ादी दी गई है कि आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म की स्थापना करें, उसका पूजा पाठ जो भी होता है क्रियाक्रम वो कर सकते हैं, किसी भी स्थान पे कर सकते हैं। इसकी आपको पूरी तरह से आज़ादी की गई है। ये आपको आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 के बीच में दिया गया। छठा है हमारा जो हमारा 6 फंडामेंटल राइट है उसका अंतिम ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका हम 1 या 2 क्लास अलग से लेंगे। हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ हमारा 30 तक। 30 के बाद का जो है 31 हम जानते ही हटा दिया गया है। प्रॉपर्टी राइट था उसमें और उसे हटा के हम 300 में डाल दिए हैं, 300A में। तो 31 तो है ही नहीं और आया 32। ये हमारा संविधान उपचारों का अधिकार है और इसका हम अलग से 1 या 2 क्लास करेंगे। इसमें हम अभी जो पढ़ेंगे वो 30 तक पढ़ेंगे। जितना भी क्लास होगा 3 और होना चाहिए, 2 या 3 क्लास और होगा। इसमें हम 30 तक का विस्तृत जानकारियाँ पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा फंडामेंटल राइट का संक्षिप्त। अब इसका विस्तृत जानते हैं। देखिए हमारा भाग 3 जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसके अंतर्गत इन 2 आर्टिकल का कुछ उतना महत्व नहीं है। आर्टिकल 12 सिर्फ उसका डिफिनीशन बताता है कि फंडामेंटल राइट का डिफिनीशन क्या है, उसका परिभाषा क्या है, इस राइट का क्या यूज है, इसके बारे में हमें सिर्फ आर्टिकल 12 बतलाता है। और 13 बतलाता है कि ये जो मूल अधिकार है इसमें असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, इसकी जानकारी हमें 13 देता है। तो ये 2 हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस 2 से आपको सवाल नहीं आएंगे। खासकर 13 ये हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। 12 आप याद रख सकते हैं। तो 1-2 सवाल कभी आ जाता है कि फंडामेंटल राइट का डिफिनीशन किस आर्टिकल में दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट का डिफिनीशन जो है यही 12 में दिया गया है। इन दोनों के उतना विस्तार से जानने की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर अलग बात है, तो आपके लिए ये क्लास उतना नहीं फ़ायदेमंद होगा। ये सिर्फ 1 डे एग्ज़ाम के लिए है। जिस एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस जो भी जिसमें भी जीके आता हो ना, उन सभी के लिए, जिसमें जीके आता है और जीके में पॉलिटी आता है, उन सभी के लिए यह एग्ज़ाम या क्लास इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें और भी आपको डीप जानना होगा। हम डीप आपको बता रहे हैं, पर इतना डीप नहीं बता रहे हैं कि आप उसके लिए यूपीएससी क्रैक कर लें। आप यूपीएससी प्री निश्चित रूप से निकाल सकते हैं, लेकिन उसका मेंस जो होता है, उसका फाइनल पेपर जो होता है, वो आप नहीं निकाल सकते। तो इस क्लास को हम यहीं रखते हैं। अब हम एक एक करके एक एक आर्टिकल को हम अच्छी तरह से जानेंगे, उसका पूरी तरह से व्याख्या करेंगे। जो भी केस हुआ होगा उसकी भी जानकारियाँ हम आपको देंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें। अब हम नेक्स्ट क्लास में 13 का भी कुछ झलकियाँ आपको देंगे, और उसके बाद हमें या 13 का चलिए बता ही देता हूँ आपको, जिससे हम सिर्फ 14 से शुरुआत करें हमारा समानता का अधिकार से। 13 है कि अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत विधियां शून्य हो जाएगी। दूसरे शब्दों में यह न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। पहले सुनिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड है, इस शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के को प्रदान किया गया है कि किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर विधि को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकता है। देखिए, अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत विधियां शून्य हो जाएगी। दूसरे शब्दों में यह न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। कहने का मतलब, अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लाया तो वो आपके फंडामेंटल राइट से मैच नहीं कर रहा या उसके विरुद्ध जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उस गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट नियम, लॉ को खारिज कर सकती है अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को प्रभावित कर रहा है। तो 13 में सिर्फ यही था आपके लिए। आप इसे याद कर लीजिएगा। ये जो है, ये 6 जो आपके पास मौलिक अधिकार हैं, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपके लिए दे रहे हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। समता का है 14 से 18, स्वतंत्रता का है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध है 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का है 25 और 28, और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो भी अनुच्छेद है वो है 29 से 30, संवैधानिक उपचार जो कि 32 है। इतना आपके पास है, इसे आप याद निश्चित रूप से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 14 से पढ़ेंगे, एक एक करके समता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर निश्चित रूप से किया करें। टेक केयर, गुड बाय, अपनी तैयारी जारी रखें।